बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आप आए। आप उसी तरह से इज़्ज़त अफजाई करते हैं जिस तरह से जब से हमने सियासत शुरू करी तो तब से रिपोर्टर्स और माशाल्लाह आप जर्नलिस्ट, हमारी जो भी गुफ्तगू रखी गई वो आपने छापी और नशर की। और मुझे याद आ रहा था कि 1996 में जब पार्टी बनी थी तो पहली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहीं पर हुई थी और पहला उनका इजलास भी यहीं पर हुआ था। तो मैं पाकिस्तान ने बड़ी मेरी इज़्ज़त अफजाई की। इमरान खान साहब ने मुझे सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया, मैं उनका मशकूर रहा हूँ और मैंने अपनी बड़ी खिदमत रुखसत हुआ हूँ तो ये बात कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी पिछली दो महीने की इलेक्शंस के बाद से तकरीरें सुनी होंगी, उसके अंदर भी मैंने मैंडेट का जिक्र किया है। और ये मुल्क की इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की मईशत के लिए और मुल्क की सियासी हालात के एतबार से बेइंतहा ज़रूरी है कि मुल्क को जोड़ा जाए। और मुल्क को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी पेशरफ्त यही होनी चाहिए, बात वहीं से शुरू होनी चाहिए कि मैंडेट को रिकग्नाइज़ किया जाए। और मैं सियासी क़ुव्वतों से भी कहता हूं कि इस बात पर तवज्जो दें। मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी महसूस करता हूं कि ये बात ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जोड़ने के लिए अच्छे इक़दाम किए जाएँ ताकि पाकिस्तान को जोड़ा जाए। तो ये तो मेरी एक गुफ्तगू है जो शुरुआत के एतबार से आपके सामने मैंने रखी है। अस्सलाम वालेकुम, बैठो। माशाअल्लाह, मैं शुरुआत के एतबार से आपके सामने रख रहा हूँ। आपके सवाल हैं, मैं आदी नहीं रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और टेढ़े तिरछे सवालों का, तो लिहाजा सब्र के साथ मेरे साथ कर लीजिएगा। कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूं और जो कोई आपके जहन में बात हो उसके जवाब से। 5 सालों में आपने कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलात आपको आई इन दौरान सदर में, और क्या मुश्किलात आपने? नहीं, देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे शिकायत नहीं है किसी किस्म की। मैं समझता हूँ बड़ी इज्जत अफजाई। फिर उसके बाद हेलो 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 इस मामले को देखा, क्यों नहीं आपने एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो दूरियां थी उनको खत्म कराने में किरदार अदा किया? क्या रुकावटें इसमें क्या थी? और दूसरी बात ये कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि आप सदर पाकिस्तान थे, पूरे पाकिस्तान के, लेकिन आप एक पार्टी जो थी उसको तरजीह देते थे, आप अपने उस मनसब को तरजीह नहीं देते थे। अच्छा जी, एक तो आपने पहला हिस्सा क्या था कि आपने जब आप इमरान खान के दरमियान कौन का किरदार? अच्छा, अगर आपने पिछले मेरी 2 साल की 2.5 साल की कार्रवाई देखी हो तो मैं सर के बल खड़ा होकर जितना काम कर सकता था वहाँ तक मैंने किया है। हर एतबार से कोशिश की है कि मामले को जोड़ा जाए। हर मुलाकात के अंदर कोशिश की है। कुछ मुलाकातें पब्लिक हुई हैं, कुछ मुलाकातें पब्लिक नहीं हुई होंगी, मगर ये कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी ज़िंदगी का सारा इल्म इस्तेमाल कर लिया।
आपकी मोहब्बतों से जो कुछ सीखा था कि सियासत को कैसा समझा जा सकता है, वो सब समझकर मैंने कोशिश की, मगर इसके अंदर मुझे कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। दूसरा हिस्सा आपका क्या था मेरे भाई? आपने अपने मनसब के हिसाब से एक पार्टी के लिए काम करते रहे, जबकि आपको अच्छा, मेरी पार्टी और मैं उसूलों के पाबंद हैं। मैंने जितनी भी सियासत पाकिस्तान में की है, उन 1969 से मैंने सियासत के अंदर हिस्सा लेना शुरू किया, तो उसूलों के पाबंद रहा हूं मैं। और उसूलों को, अगर पार्टी उसूलों की पाबंद रही है तो मैं पार्टी के उसूल सिर्फ इस वजह से उसकी पैरवी ना करूं कि क्योंकि ये पीटीआई के उसूल हैं, लिहाजा मैं उससे दूर रहूंगा। तो मैंने पार्टी का, कौन आदमी है जो कहेगा यहाँ पर के कलशम के खिलाफ नहीं होना चाहिए? पार्टी का उसूल, बुनियादी उसूल ये था कि अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, उसके ऊपर मैं कायम रहा हूँ। पार्टी का बुनियादी उसूल ये था कि जमहूरी अक़दार हो, उसके ऊपर मैं कायम रहा हूँ। तो वो आज भी मैं अक्कासी कर रहा हूँ, तो पार्टी की अक्कासी नहीं कर रहा। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंडेट को सही तरह से उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये पार्टी की अक्कासी तो नहीं है, ये तो मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। ये सारी पार्टियों ने ये बात कही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, उसने कराची के इंतखाबात के बारे में कोई बात कही है, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, तो ये पार्टी की बात तो नहीं है। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। जी। आपके मौजूदा काम को जो है सपोर्ट किया और आपके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलने चाहिए, तो अगर कि किसने कहा, जरा बताते जाओ। ये नहीं है किसने कहा आर्टिकल 6 पे चलना चाहिए, ये कोर्ट का फैसला है क्या? नहीं, अच्छा आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। नहीं, मैं बताते जाओ, सवाल की बात होती है। सही बात, मुखालफिन नहीं, मुखालफिन गैर आईनी काम थे, उसको सपोर्ट किया, हुकूमत तोड़ने के हवाले से आपने सपोर्ट किया, तो आपके खिलाफ जो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलने चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर इसी में कौन कह रहा है, ये बताते जाओ ना, तो मैं उसी को रिस्पॉन्ड करूं। मुखालिफिन, अच्छा बहुत सारे मुखालिफ, अच्छा ऐड करो, ऐड करो, बता दो। मौजूदा हुक्मरान यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो उनके हमनवा हैं, वो ये कहते हैं कि आपने तमाम गैर आईनी कामों को सपोर्ट किया। बहुत अच्छे। बाज़ औक़ात अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, यानी कि आप बहुत अच्छे। मुख्तलिफ मकामात पे ओथ नहीं लिया। आप मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ जो इवन मौके आए थे, जैसे आपने निगरान हुकूमत जब बनी पीडीएम की, तो आपने उस टाइम उनसे हल्फ नहीं लिया। आज मैं हल्फ लेकर आ रहा हूँ, है ना? आखिरी लम्हों में आपने हल्फ, अच्छा आखिरी लम्हों में जब नहीं लिया था, जब नहीं लिया था। अच्छा, ठीक है। तो ये अगर लोगों के इल्ज़ामात हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है, अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना? उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें, और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम, चलाएं। मगर ये कि मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने जो बेहतरीन मशवरा मुझे मिला उस एतबार से किया। और कोर्ट ने भी ये नहीं कहा, जजमेंट के अंदर मेजॉरिटी जजमेंट को अगर आप मानते हैं तो कोर्ट ने आर्टिकल 6 का कोई जिक्र नहीं किया। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं उसके बावजूद कोई आर्टिकल 6 पर मुकदमा कर ले तो खुला हुआ है मामला। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप जिस पर इल्जाम लगाते रहे, दोनों में से खान साहब के हवाले से, वो जनरल फैज के हवाले से आया, क्या जनरल फैज के हवाले से कि वो उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। शायद इख्तलाफात इस तरीके से खान साहब के यहीं पर पैदा हुए। तो उस वक्त आपने कुछ कोशिश की कि खान साहब को इस बात पर राजी किया जा सके कि जनरल फैज को नेक्स्ट आर्मी चीफ ना बनाया जाए, कि आर्मी का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक चला जाए? मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ, और मैं हल्फ आसानी से नहीं उठाता। मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ कि मेरी जब भी खान साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है। ख़ास तौर पर मुझे मैसेज भी देते रहे वो हमेशा कि सबके लिए ये यहाँ कर दिए, जो भी आपसे सवाल करता है कि उनका कोई प्रेफरेंस नहीं, मेरिट शुड बी द प्रेफरेंस। मैं हल्फिया कह रहा हूँ, तो दैट शुड आंसर दैट। कि ये जो एक साइफर की बात निकली थी, क्या वो वाकई सही था, आपको इमरान खान ने दिखाया या नहीं? दूसरा, आज जिस पे इल्जामात लगा रहे हैं कि वो चोर है, आज आपने उनको हल्फ भी उठवाया है जरदारी साहब को, क्या कहेंगे? मैंने हल्फ नहीं उठाया, नहीं उठाया नहीं, मैंने हल्फ नहीं उठाया। चीफ जस्टिस साहब ने। वो वाला बता दें उसका क्या साइफर का? मैंने आज और परसों जब प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने हल्फ सुना हो तो हल्फ के अंदर ये है, अगर मिनिस्टर हल्फ उठाता है तो मिनिस्टर ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो मुझे राज पता चले, कोई बात ऐसी पता चले, तो प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर मैं उस राज को पब्लिक नहीं करूँगा। जब प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाता है तो प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कोई भी चीज़ मैं
मुझे पता चले तो मैं जज करूंगा इस बात को कि मैं वो पब्लिक करूं। अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में उस बात को पब्लिक करना है तो मैं पब्लिक करूंगा। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने उसी बेसिस पर कहा। अच्छा आप ये बताइए, नहीं मेरा काउंटर सवाल है, इसको मंतिकी लेवल पर ले जाए। प्राइम मिनिस्टर ये हल्फ उठाता है कि कोई भी ऐसा राज मुझे पता चले, कोई भी ऐसी बात पता चले जो मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में मैं उसको अया करूँ तो मैं करूँगा। अच्छा अब इसको ओवरराइड कौन करेगा? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स करेगा। कौन करेगा? मतलब उसका तो हल्फ यही है, आइन के मुताबिक हल्फ है कि जिस चीज़ को मैं समझता हूँ कि पब्लिक के सामने अया करूँ तो वो मैं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल तो उसका तो हल्फ ही यही है कि मैं डिसाइड करूँगा। देखा आपने यानी? जी मेरे पास साइफर भेजा गया था। हाँ जरूर मैंने देखा। इमरान खान को रिहा होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो कशीदगी है वो खत्म हो चुकी है या किसी लेवल पे बातचीत चल रही है, आप ये समझते हैं? नहीं मैं इस सिलसिले में कोई वो नहीं बात कहूँगा कि कोई बातचीत चल रही है, कुछ हो रही है। मैं समझता हूँ कशीदगी ख़त्म होना चाहिए। देखिए बड़ी क्लियर बात है हम सब के लिए कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, पाकिस्तान के अवाम मेरे अवाम हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें मेरी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें वफ़ादार मुल्क हैं, है ना। कोई इसमें कोई न गद्दारी की कैफियत है, न कोई ऐसी कैफियत है। ये बिलावजह इल्ज़ामात उठते रहते हैं, तो मैं तो जोड़ने की एतबार से बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस सब में, इस सारे मामलात के अंदर बेहतरीन हल है। मैं आप लोगों के सामने मिसाल देता रहता हूँ कि कोविड के अंदर पाकिस्तान ने तीसरे नंबर पर आया दुनिया में हल करने में। उसकी वजह क्या थी कि फ़ौज और सिविलियन हुकूमत एकजा हो गए। उसकी वजह ये थी कि सब ने मिलकर काम किया और दुनिया में तीसरे नंबर पर आप आ गए यार। स्पेन और सारा यूरोप तबाह हो गया, यहाँ हिंदुस्तान में लोग मरते रहे। तो मेरा अभी भी वही प्रिस्क्रिप्शन है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिस्क्रिप्शन है कि जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। तो अभी भी मुल्क को जोड़ दिया जाए, ये मुल्क अचानक तरक्की करेगा। आरिफ अलवी साहब, एक अदालती रेफरेंस आपके पास आया था इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस फाइज ईसा साहब के हवाले से। अमूमी तौर पर जब सदर के पास कोई रेफरेंस भेजा जाता है तो वो खुद उसे कानूनी तौर पर देखता है, लेकिन इस मामले के अंदर हमने ये देखा कि ये रेफरेंस आपने मनोवन आगे भिजवा दिया और बाद में फिर आपने इस पर रिग्रेट जाहिर की कि ये गलत किया मैंने, ये मेरी गलती थी। इसमें तो सब कुछ कह चुका हूँ। हाँ, अब आज नई बात क्या पूछना चाहते हैं? चाह रहा हूँ कि क्या आप समझते हैं कि मामलात वहीं से खराब होना शुरू हुए जो बढ़ते फिर आगे इस 9 मई के वाकयात के बाद से लेकर आज तक की सिचुएशन पर आए? नहीं मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। वो भी एक ऐसी कैफियत थी जिसमें इमरान खान साहब ने खुद ये बात आपके सामने रखी है कि वो समझते हैं कि वो रेफरेंस उनको नहीं भेजना चाहिए था। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल लेने पीटीआई से मिलने के लिए आपका मतलब है मुलाकात? मैंने आज ही मैं अवाब से ये कह रहा था कि अपने वकीलों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दें कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या जो कहा जा रहा है कि 9 मई में जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, आप क्या कहते हैं उनको सज़ा होनी चाहिए या नहीं? और दूसरा जो पहले मैंने सवाल किया था उसमें अभी आपने कहा था कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से और इमरान खान से बहुत कोशिश की मिलाने की, नहीं हो उसमें हटदर्मी किसकी थी, इस्टेब्लिशमेंट की, इमरान खान की? आप क्यों चाहते हैं कि मैं किसी एक की हटदर्मी का जिक्र करूं? अभी भी मेरी कोशिश ये है कि सब जुड़ जाएं। दूसरी बात आपने 9 मई की, आप ये जहन में रखिए कि एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मैंने आइन की पासदारी करता हूं और मैं हमेशा, जब मुझे 1969 के अंदर गोलियां लगी थी तब भी मैं सड़क पर ये कोशिश कर रहा था कि लोग तोड़फोड़ मत करो और घर जाओ, और कर्फ्यू लगने वाला था। तो मैंने तो उस हवाले से मैंने इस तोड़फोड़ की मजम्मत की है और कोई वजह नहीं कि उससे मैं पीछे हटूं। मैं समझता हूं कि इंसाफ का तकाजा ये है कि तहकीकात करके जिनको सज़ा देनी चाहिए, जिन्होंने कानून तोड़ा उनके लिए सज़ा होनी चाहिए। डॉक्टर साहब पहले मैंडेट मतलब आप क्या चाहते हैं कि मेरे और काजी फाइजा के साथ के दरमियान कोई बात हो, है ना? जो फैसले वो दे चुके हैं तो वक्त उसके ऊपर गुफ्तगू करता रहेगा, मैं भी करता रहूँगा। डॉक्टर साहब पहले मैंडेट का मसला आया कि मैंडेट चोरी हो गया, उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी बांट दी गई। हाँ जी हाँ। तो इस पे कोई आप नहीं, मैंने तो कहा ना, मैंने तो नेशनल असेंबली के लिए भी ये कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला करो। मैंने ये भी कहा, जिस दिन मैंने वो साइन भी किया उसके अंदर भी लिखा कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होगा तो ये असेंबली मत कॉल करो।
تو میں تو بضد ہوں اس بات میں کہ مخصوص نشست. ارے یار انصاف بھی کوئی چیز ہے نا, نظر آتا ہے, بچے انصاف جانتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ مخصوص طور پر انصاف کر دیا جائے اور وہ قانون اور سب چیزوں کے مطابق ہو اور سب کو نظر آ رہا ہو کہ انصاف نہیں ہو رہا. ایسا نہیں. الوی صاحب یہ بتائیے گا کہ 2024 کو جو عام انتخابات پورے ملک کے اندر ہوئے ہیں, ہر طرف سے یہ دھاندلی کا شور ہے, آپ صدر پاکستان تھے, آپ کی بڑی بات ہوئی, تو کیا جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر کوئی منظم طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے, لوگوں کے ووٹ کو جو ہے وہ چھین کے کسی اور کو دے دیا گیا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ واہ واہ, اتنا معصومانہ سوال آپ کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گلی شہر میں سب سے اس کا جواب لے لیجئے, وہی جواب میرا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے, اب آپ کا کیا مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہے؟ عمران خان کیا کرنے والے ہیں اس کے لیے کچھ آواز اٹھائیں گے؟ میں تو آج بھی پہلی آواز میں نے رہائی کی اٹھائی. نہیں, اب کیا ہے, پارٹی کو منظم کریں گے, کیا کہیں گے؟ سندھ میں جو ہے کوئی بڑی قیادت نہیں ہے, آپ آئے ہیں واپس, تو آپ سندھ کی قیادت بھی نہیں. دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی کے جو پہلی ممبرشپ تھی, 2-3 لوگوں نے جوائن کیا تھا. جب پارٹی نہیں بنی تھی میں ان سے شوکت خانم کے دفتر میں ملنے گیا تھا. تو جب سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ میرے لیڈر ہیں, اور جو کچھ بھی ہوا اس میں نے پریسیڈنسی کے دوران بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں, میرے لیڈر رہیں گے اور میرے لیڈر ہوں گے. تو آج بھی وہ میرے لیڈر ہیں. تو وہ جو کام, یار اتنا دیانتدار آدمی میں نے نہیں دیکھا, اتنا پاکستان سے وفادار آدمی میں نے نہیں دیکھا, اتنا پیسوں کے معاملے میں کبھی اس بات کا امکان میں نے نہیں سوچا کہ اس نے اپنے لیے کوئی پیسوں کی بات کی ہو. تو ایسے لیڈر پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں کم ہوتے ہیں. اور تیسری بات, یہ بہت بڑی اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں, جو قوم کو اکٹھا کر سکے, یہ تو سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے نا لیڈرشپ کا. پہلے لوگ محنت کرتے ہیں, اتنی قوم اکٹھا کر لے تو یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے, بڑی انوکھی کوالٹی ہے. یعنی دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی. اور پھر وہ شخص جو مجھ کو یہ کہتا تھا ڈاکٹر صاحب دل سے ہر خوف نکال دیں, صرف اللہ کا خوف پالیں تو سب آسان ہو جائے گا, اس نے یہ دکھا دیا دنیا کو. اس وقت دنیا میں ایسے لیڈر نہیں ہیں جو یہ بات دکھا سکیں, اس نے دکھا دیا. واہ واہ. سمجھتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی الزامات ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں یا جس کے بھی خلاف ہوں, ان کو آپ کون کرتے ہیں؟ خان صاحب وہ اپنی رائے دیں گے, میں اپنی رائے دوں گا. آپ الزامات بتائیے, میں اس کی رائے دے دوں گا. یہ تھوڑی یار, یعنی آپ یہ کہیے ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو پارٹی کی باغ ڈور دی جائے, دوبارہ کس کی پارٹی کی باغ ڈور دی جائے, تو اسی طرح سے آپ اس پارٹی کو چلائیں نہیں گے؟ نہیں میں نہیں, کچھ نہیں چلے گا, آگ لگا دو, یہ کر دو. کیا بات, اس کو بھی میں اون کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک ریزسٹنس کی بات ہوتی ہے. ریزسٹنس ایسی تھوڑی ہوتا ہے یار, بڑی ہم نے ماریں کھائی ہیں سڑک پر, لاٹھیاں کھائی ہیں یار, ٹیئر گیسنگ کھائی ہے, گولی کھائی ہوئی ہیں, گولیاں کھائی ہوئی ہیں. یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم نہ گزرے ہوں. تو لہٰذا یہ پاکستان کا سٹرگل آسان نہیں ہے. یہ جو حکومت آ گئی ہے وجود میں, لوگ کہتے ہیں کہ معاشی بڑے چیلنجز ہیں, آپ پریزیڈنسی سے آ رہے ہیں, کچھ بتائیں نا اس بارے میں. پاکستان دیکھیے میں بتاؤں, میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, دیکھو معیشت ایسی چیز نہیں ہے کہ IMF کا جو ڈائریکٹر ہے نا, چیئرمین, اس کو بھی پاکستان میں لگا دو تو معیشت کے ایسے سلوشنز نہیں ہیں کہ جو ہو جائیں. معیشت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو ساتھ لیا جائے. معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ٹیکس لگنا ہے تو کم سے کم یہ کہا جائے کہ دیکھو میں اپنے پیٹ پر بھی پتھر باندھ رہا ہوں, تم بھی باندھ لو. وہ لیڈر ہے جو عوام کو موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ مشکل راستوں میں میرے ساتھ چلو. اس لیڈر نے تو جیل میں رہ کر دکھا دیا نا. لوگ کہتے تھے جیل میں ہی رہ سکے گا, لوگ کچھ کہتے تھے, اس نے تو جیل میں رہ کر دکھا دیا. اور میں نے بھی ان کو بہت سارے مشورے دیے تھے, وہ سب مشورے غلط ثابت ہوئے, کیونکہ لوگ مجھ سے میں نے کہا تھا جی اسمبلی سے مت جائیں, میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی KP کی اسمبلی مت توڑیں. مگر جب 2 کروڑ عوام یہ فیصلہ دے دے تو عارف الوی کی کیا رائے کی اہمیت ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کے ہر فیصلے کی تائید کی ہے لوگوں نے. تو عارف الوی نے جو مشورے دیے وہ غلط ہی دیے ہوں گے. چلے آخری سوال, نہیں آخری سوال. بہت عظیم لیڈر ہے, لیکن اس عظیم لیڈر وہ کہتا ہے کہ اگر میری حکومت نہ ہو تو پاکستان پر ایٹم بم گرا دوں. ایسا نہیں کہا, ایسا نہیں کہا, ایسا نہیں کہا.